प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो आपको वीडियो लेकर के आया हूँ, उसमें आज का मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ। अध्यापक क्षेत्र के क्षेत्र में वो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना अध्यापक को करना पड़ता है। अध्यापक को विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है। उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाए और समाधान करते हुए हम शिक्षा की व्यवस्था को ठीक किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं, इन सारी चुनौतियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो अध्यापन का कार्य टीचर करता है और बच्चों को पढ़ाता है, समाज उन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। और जो बच्चों का निर्माण पढ़ाई से अध्यापक करता है, वो देश के विभिन्न प्रकार की उन्नति के लिए, देश की समरसता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी साबित होता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक के सामने भी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं, चुनौतियाँ आती रहती है। उन चुनौतियों का हमें सामना करने के लिए हम वो कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना अध्यापक को करना पड़ता है, वो एक एक चुनौतियों के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे और चर्चा करेंगे। पहली हमारी जो चुनौती है प्रवेश संबंधी चुनौती। प्रवेश संबंधी जो चुनौती है, प्रवेश के समय जब प्रशिक्षणार्थी प्रवेश लेता है, अध्यापन कार्य में प्रवेश लेता है, अध्यापक बनने के लिए प्रवेश लेता है, तो उसमें प्रवेश संबंधी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना अध्यापक को करना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कंपटीशन के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियां या विद्यार्थी कई प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अन्य जो कोर्सेज में प्रवेश के लिए वो करते हैं, लेकिन जब उन कोर्सेज में उनका प्रवेश नहीं हो पाता और वो निराश होकर के बैठ जाते हैं, तब अंतिम रूप से वो शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ने का प्रयास करते हैं। इन शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की नीरसता की भावना उनमें जागृत हो जाती है और अध्यापक में वो चीज़ जो अध्यापक में गुण आनी चाहिए वो उन छात्रों में विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो बिना मानसता के, नीरसता की भावना से अंतिम रूप से वो प्रवेश लेते हैं। इसलिए हमें वही अध्यापक इस व्यवसाय में प्रवेश ले, वही प्रशिक्षणार्थी इन व्यवसाय में प्रवेश ले जो अध्यापक बनने के अपनी इच्छा रखते हो। अगर अध्यापक बनने की इच्छा शुरू से उनमें है, वो चाहते हैं कि मैं अच्छा अध्यापक बनूं, तो तभी हमें इस कोर्स में प्रवेश लेना चाहिए। आज विद्यार्थी की मानसता इस प्रकार से हो गई है कि विद्यार्थी को कोई अवसर नहीं बचता है तब वो बीएड के में प्रवेश लेना चाहता है। ऐसी सब जो बातें हैं, इनसे हमें दूर हट करके हमें ऐसे पहले से ही मानस बना लिया जाए, पहले से हमें निर्धारित कर लिया जाए, पहले से हमें चयन कर लिया जाए कि मुझे अध्यापक बनना है या अन्य कोर्सेज में प्रवेश लेना है। इन सारी समस्याएं जब आती है, जब प्रशिक्षणार्थी मन के अनुसार प्रवेश न लेकर और विभिन्न प्रकार की नीरसता की भावना से इन कोर्सेज में प्रवेश ले लेता है, तो अध्यापक को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो जब ट्रेनिंग लेता है और प्रवेश लेता है, जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो विभिन्न प्रकार की नीरसता छाई हुई उनके रहती है और वो सही रुचि पूर्व उस प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए शिक्षकों में भी, अध्यापकों में भी सबसे बड़ी चुनौती प्रवेश संबंधी चुनौती रह जाती है। इनका समाधान करना भी अति आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम संबंधी समस्या, और हमें समय के अनुसार पाठ्यक्रम संबंधी समस्या भी हमारे सामने बहुत विकराल रूप धारण करती हुई है, जिसके अंतर्गत हमें पाठ्यक्रम में
अब आने वाले समय के अनुसार पाठ्यक्रम में बनाना होता है। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम में हमें संस्कारों की बात देनी होती है। आज वर्तमान युग में हम मूल्य और संस्कारों को भूलते हुए जा रहे हैं, अनुशासन को भूलते हुए जा रहे हैं, मूल्य और संस्कार की शिक्षा देना भूल गए हैं। तो हमें पाठ्यक्रम में इन सारी चीजों को जोड़नी चाहिए। पाठ्यक्रम का ऐसा निर्माण करना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का ज्ञान बालकों को प्रदान किया जाए, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। इन सारी चीजों की समस्याएं भी अध्यापक के सामने खड़ी हो जाती है। पाठ्यक्रम संबंधी समस्या, इन पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं में हमें ऐसे विद्यार्थियों को विषय वस्तु समाहित की जाए ताकि उपयोगी विषय वस्तु हो, उनके व्यवहार में परिवर्तन विषय वस्तु लाए, ऐसी उपयोगी हो जो रोजगार परक हो। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण हमें करना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम संबंधी जो भी कठिनाई है उनको हमें दूर करने के लिए ऐसे पाठ्यक्रम का विषय द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए ताकि हम छात्रों को अच्छे पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दे सके और अपनी कठिनाइयों को वो दूर कर सकते। तो ऐसे पाठ्यक्रम संबंधी कठिनाई भी कई प्रकार की उनके सामने खड़ी हो जाती है। अध्यापक के सामने ये भी एक चुनौती का कार्य करती है। इसलिए हमें पाठ्यक्रम संबंधी कठिनाइयों का भी समाधान करना अति आवश्यक हो जाता है। परीक्षा संबंधी कठिनाई भी हमारे सामने इस प्रकार से हो जाती है कि छात्रों का परीक्षा से संबंधित आज ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के माध्यम से ही हम उनका चयन कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। परीक्षा संबंधी कई प्रकार का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। साक्षात्कार के द्वारा भी हम कई प्रकार का उनको अंक प्रदान कर सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप या विभिन्न प्रकार से थॉरिटिकल रूप से भी हम कई प्रकार से उनको मूल्यांकन कर सकते हैं। इन कई प्रकार की परीक्षा संबंधी जो कठिनाई है वो अध्यापक के सामने आ जाती है कि किस प्रकार उनका परीक्षा संबंधी जो कठिनाई उनको दूर किया जाए। आज विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हल करने पर उनको पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता। ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग जो उनके उद्देश्य उनको वो पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हमें कमी रह जाती है। ये भी परीक्षा संबंधी कई प्रकार की कठिनाई हमारे सामने आती है। इन परीक्षा संबंधी कठिनाइयों का सामना भी अध्यापक को करना पड़ता है। समय समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाती। समय पर हमें जो परीक्षा का निर्धारित टाइम होता है, हमारे शिक्षण जो है वो बाधित हो जाता है, शिक्षण का कार्यक्रम बाधित हो जाता है। साल भर परीक्षाएं चलती रहती हैं, उनका एक निश्चित टाइम टेबल नहीं होता। ऐसी कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी अध्यापक को झेलना पड़ता है। ये कई प्रकार की समस्याएं भी परीक्षा संबंधी भी हमारे सामने आती है, तो कई प्रकार से अध्यापक बाधित हो जाता है। ऐसी समस्याओं को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, इनका समाधान करना चाहिए। शिक्षण अभ्यास संबंधी समस्या और शिक्षण अभ्यास संबंधी जो चुनौती है ये भी हमारे सामने आती है। शिक्षण अभ्यास की जो शिक्षण अभ्यास होता है प्रशिक्षणार्थी को दिया जाता है ताकि अच्छा अध्यापक वो बन सके। ऐसे विभिन्न ट्रेनिंगों के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालय में शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम उनको विशेषज्ञों द्वारा बताया जाता है और शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम वो जाकर के विद्यालय में कराते हैं। जब हम कोई बीएड करते हैं या एसटीसी करते हैं या एमएड करते हैं तो कई प्रकार के शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम हमको सिखाया जाता है। इस प्रकार से हम विद्यार्थियों को ये सारी बातें सिखाते, शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम सिखाते हैं, तो कई प्रकार की कठिनाइयां उनके सामने आती है। जब वो पढ़ाने के लिए लेसन के लिए जाता है तो विद्यालय का जो स्टाफ है उनका पूर्ण सहयोग उनको नहीं मिल पाता। और अध्यापक जो विषय विशेषज्ञ है, जो अध्यापक जिनसे पद पर उनकी नियुक्ति हो गई है, हिंदी के पद पर किसी अध्यापक की नियुक्ति हुई है, तो हिंदी का जब वो पाठ पढ़ाने के लिए जाता है तो उनका पूर्ण रूप में उनको अध्यापक का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण अन्य सब्जेक्टों में उनको पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी कई प्रकार के शिक्षण अभ्यास में कई कठिनाइयां उनके सामने आती है। तो ये भी हमारे जो अध्यापक उनको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षण अभ्यास के दौरान भी हमें कई प्रकार के और निरीक्षण संबंधी जो भी हमारे पर्यवेक्षक होते हैं पूर्ण रूप में उनका पर्यवेक्षण नहीं कर पाते। पर्यवेक्षण के उनमें क्या कमी रही, जब वो पढ़ाता है, स्कूल में जाता है और अपने पाठ का विकास करता है, छात्रों को पढ़ाता है, तो वो उनका निरीक्षण भी समय पर होना चाहिए, पर्यवेक्षण भी समय पर होना चाहिए। उनको कमेंट्स भी उनके लिए पढ़ने चाहिए, क्या शिक्षण में कमी रही, उन शिक्षणों के जो कमेंट्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो कमियों के द्वारा अपनी कमियों को वो पढ़े, उन कमियों के बारे में दूसरे लेसन में वो अपना सुधार करें। ऐसी जो शिक्षण अभ्यास संबंधी जो उनको कठिनाई है वो भी भुगतनी पड़ जाती है।
हमारे जो स्कूल का वातावरण है या स्कूल का स्टाफ है उनका पूर्ण रूप से संसाधनों की कमी के कारण में भी हमें कई प्रकार के शिक्षण अभ्यास संबंधी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। शिक्षण अभ्यास वह प्रक्रिया है जो शिक्षण के अभ्यास के दौरान हम पाठ का विकास करते हैं। छात्रों को अच्छा ज्ञान देने के लिए, छात्रों को पाठ का विकास करने के लिए हम शिक्षण अभ्यास के पाठ्यक्रम के कई प्रकार के जो हम ट्रेनिंग के दौरान उनको विद्यालय में भेजते हैं और कई प्रकार से वो अपने लेसनों की तैयारी करके और विभिन्न प्रकार के लेसन प्लान बनाते हुए पाठ का विकास करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ उस विद्यालय में पढ़ा सके और विषय वस्तु को पूर्ण कर सके। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंगों में छात्रों को बताई जाती है ताकि वो शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम सहायक सामग्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए, वे उद्देश्यों को सीखते हुए, सामान्य उद्देश्यों को सीखते हुए, विशिष्ट उद्देश्यों को सीखते हुए या कौशलों का विकास करते हुए या पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना प्रश्न पूछते हुए या विभिन्न प्रकार का जो शिक्षण बिंदु के आधार पर विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए या पाठ का विकास करने के लिए विषय वस्तु बताते हुए, बोध प्रश्न पूछते हुए मूल्यांकन कार्य तक वो पहुंचता है। इन सारी चीजों के अंतर्गत शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों में सहायक सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। समय पर कौन सी सहायक सामग्री बताई जाए, किन सहायक सामग्री के माध्यम से वो शिक्षण अपना अभ्यास कार्यक्रम पूरा कर सकता है, किन पाठ का विकास ठीक प्रकार से कैसे कर सकता है, छात्र किस प्रकार उस पाठ को समझ पाएंगे, बोध कर पाएंगे और उसका ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। ऐसी सारी व्यवस्था अध्यापक के द्वारा दी जाती है, लेकिन कई प्रकार के संसाधनों की कमी के कारण, विभिन्न प्रकार के सहयोग के कारण, विद्यालय के वातावरण के कारण या निरीक्षण के कारण या पर्यवेक्षण के कारण ये कार्यक्रम हमारा बाधित हो जाता है। ये चुनौतियां हमारे सामने आ जाती है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों को समाधान हो सके। अगला है प्रशासनिक संबंधी चुनौती। प्रशासनिक संबंधी चुनौती भी हमारे सामने आती है। प्रशासनिक क्षेत्र का भी ध्यान इनके अंतर्गत रखा जाता है। जो भी कार्य शिक्षा के क्षेत्र में होता है प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है, लेकिन समय पर दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण हमारे कार्यक्रम बाधित हो जाते हैं। कई प्रकार से समय पर निरीक्षण नहीं हो पाता तो विद्यालय का पूरा टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है। इसलिए हमें प्रशासनिक कार्य के अनुसार समय पर निरीक्षण किया जाए, जो भी कमियां है उसमें सुझाव दिया जाए और सुझावों के अनुसार ही हम अपने कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। समय समय पर अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए, समय समय पर अध्यापकों की विभिन्न कठिनाइयों को दूर किया जाए। प्रशासनिकता के अनुसार वो विद्यालय में आए छात्रों से भी कई प्रकार का परीक्षण के द्वारा ऐसी व्यवस्था करें, ऐसे कार्यक्रम स्थापित करें, संसाधन उपलब्ध कराएं या सरकारी जो कार्य है उनके अनुसार प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत अध्यापकों को उनसे जोड़ें, कई प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिए जाए। ऐसी कई प्रकार के जो प्रशासनिक संबंधी कठिनाई है वो अध्यापक को आती रहती है। इन कठिनाइयों को समय पर अगर पूरा नहीं किया जाए तो हमें समस्या बन जाती है, ऐसी चुनौतियां बन जाती है। इसलिए प्रशासनिक संबंधी कठिनाइयां, समय पर अध्यापकों की देखरेख, समय पर उनको विभिन्न प्रकार से हमें नियमों के अनुसार कार्य, विद्यालय के प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश या समय पर जो भी कार्यक्रम रखे जाए वो समय पर निर्धारित किया जाए। ऐसी कई प्रकार की कठिनाई भी, हमारे प्रशासनिक संबंधी कठिनाई भी हमें देखने को मिलती है। इनको हमें दूर करना चाहिए, तभी हमारा समाधान हो सकता है। शोध संबंधी कठिनाई भी हमारे सामने आती है। कोई अध्यापक, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे कार्यक्रम है तो हमारे कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शोध किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शोध हमारे शिक्षा में होना चाहिए। अभी शिक्षा में शोध का बहुत क्षेत्र पड़े हुए हैं, उनमें अध्यापक शोध करें, कठिनाइयों को दूर करें, तथ्यों को इकट्ठा करें, वर्गीकरण करें, फिर उनका निष्कर्ष निकाल करके शोध संबंधी कार्य करें। जब तक शोध संबंधी कार्य अध्यापक नहीं करेगा तब तक वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, उन्नयन नहीं कर पाएगा और अपनी उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र
हमें समय समय पर शोध करते रहना चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान करते रहना चाहिए, कई प्रकार की समस्याओं को दूर करते रहना चाहिए। ऐसी शोध संबंधी कई प्रकार की समस्या भी हमें देखने को मिलती है, चुनौतियां देखने को मिलती है। आज हमें साहित्य संबंधी कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जब विद्यालय में कोई अध्यापक लगता है तो साहित्य की कमी आती है, वहाँ पुस्तकालय नहीं होते। महाविद्यालय होते हैं वो बड़े स्तर पर होते हैं, वहाँ साहित्य मिल जाते, लेकिन छोटे जो स्तर के महाविद्यालय होते हैं या विद्यालय होते हैं, वहाँ पर जो अध्यापक लगे होते हैं उनको शोध संबंधी साहित्य नहीं मिल पाते। इसलिए सरकार को चाहिए या विभिन्न विशेषज्ञों को चाहिए कि वो शोध पत्रिका के द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार के लेख छापें ताकि अध्यापकों को सुविधाएं मिल सके। ऐसी सुविधाओं की, ऐसी शोध संबंधी कठिनाई भी अध्यापकों को चुनौती बन जाती है। इन शोध संबंधी समस्याओं को भी सरकार के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा अध्यापकों की दूर करनी चाहिए ताकि अध्यापक अपने व्यवसाय में उन्नति कर सके और शोध करके अपने व्यवसाय में वृद्धि करके अच्छा शिक्षण करवा सके, अच्छा अभ्यास करवा सके, अच्छे पाठ का विकास करवा सके, अच्छा अध्यापन कार्य करवा सके। ये सब हम इसलिए सारे शोध करते हैं ताकि आने वाले बच्चे इनसे सीख सके, इनसे कई प्रकार की जानकारी, कठिनाइयों को दूर कर सके। ऐसे शोध संबंधी कार्य अध्यापक को हमेशा करते रहना चाहिए ताकि हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नवाचार संबंधी, नवाचार जो संबंधी है, नए जो नवाचार होते हैं, जो उनको सीखने के लिए भी हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना अध्यापक को करना पड़ता है। नवाचार एक प्रकार के नए जो हमारे जो संसाधन है उनसे जानकारी रखना, कई नई तकनीक की जानकारी रखना, नई जो तकनीकी उसकी जानकारी रखना, ऐसे नवाचारों के द्वारा आज शिक्षण करवाया जा रहा है। आज आने वाले जो पीढ़ी है वो नवाचारों के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर रही है। आज हम देखते हैं कि शिक्षा में बहुत परिवर्तन होते जा रहे हैं, दिनादिन बहुत परिवर्तन होते जा रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से, तकनीकी तरीके से, प्रौद्योगिकी तरीके से हम शिक्षण करवाया जा रहा है। आज आप देखते हैं जहाँ दूर दराज स्थानों पर जब अध्यापक नहीं आ पाते या प्रशिक्षणार्थी नहीं आ पाते, हम कई माध्यमों से हम घर बैठे उनको शिक्षण करा सकते हैं। दूर भर्ती के द्वारा या खुला या पत्राचार के द्वारा हम कई प्रकार के कोर्सेज को पूरा कर सकते हैं। ये क्या है? नवाचार के द्वारा ही शिक्षा हो रही है। नई जो तकनीकी है, नए जो कार्यक्रम है, उनके अनुसार जो हमें नवाचार उनको उनके द्वारा हम शिक्षा को पहुंचाएं। जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, कई माध्यमों से हम शिक्षा को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमें नवाचारों में वो जोड़ सकता है। इसलिए शिक्षा में कई विकास हो रहे हैं, शिक्षा में नई तकनीकी जुड़ रही है, कई विशेषज्ञों द्वारा नए संसाधन बना दिए गए। उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमें नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। इन नवाचारों को चलाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित होना जरूरी हो जाता है। किस प्रकार से उनका चलाने का अभ्यास किया जाए, कैसे उनको व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से उन सहायक सामग्री के या जो हमें विषय वस्तु को बताया जाए, इन नवाचारों से किस प्रकार से बच्चों को जोड़ा जाए, किस प्रकार से हम इन सारे प्रोग्राम को व्यवस्थित कर सकते हैं, ये नवाचारों की जानकारी भी अध्यापक को होनी चाहिए। क्योंकि जब हम नवाचार संबंधी जब कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं, तो पहले से जो अध्यापक लगे हुए हैं, विद्यालय में पहले से अध्यापन कार्य करा रहे हैं या अब ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, तो संसाधनों की कमी के कारण वो नवाचारों से नहीं जुड़ पाते। इसलिए हमें क्या है, जो पहले के जो अध्यापक लगे हुए हैं उनको भी नवाचारों का ज्ञान देना अति आवश्यक हो जाता। इसलिए हमें चाहिए कि वो नवाचारों के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा जाए। उनको 7 दिवसीय प्रशिक्षण, 6 दिवसीय प्रशिक्षण, 3 दिवसीय प्रशिक्षण या 15 दिन का प्रशिक्षण रखा जाए, ताकि वो ग्रीष्म अवकाश में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सके या शीत अवकाश में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। ये सारी व्यवस्थाएं जो अध्यापक है उनके लिए रखी जाती है। कई प्रकार के जो हम नवाचार है उनके संसाधनों को चलाना उनको सिखाते, नई टेक्निकों को उनको सिखाते, नई युक्तियों को उनको बताते हैं, नई जो प्रोग्राम है उनके बारे में बताते हैं, किस प्रकार के सहयोगात्मक भावना के अंतर प्रोजेक्ट को हम पूरा कर सकते हैं, नई और खोज कर सकते हैं, नया अनुसंधान कर सकते हैं। ये सारा कार्यक्रम नवाचार के अंतर्गत आता है। नवाचार जब तक नई खोज हम नहीं करेंगे तब तक हमें शिक्षा की व्यवस्था को पूर्ण नहीं कर सकते, शिक्षा का विकास को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अध्यापकों में कई प्रकार की नवाचार संबंधी कठिनाइयां आती रहती है, लेकिन हमें इन संसाधनों के, नवाचारों के ज्ञान प्राप्त करके इन कठिनाइयों को हम दूर कर सकते, ऐसी व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। निरीक्षण संबंधी कठिनाइयां और निरीक्षण संबंधी जो चुनौतियां वो भी हमारे समय समय पर
जो हमें देखने को मिलती है, विद्यालय में समय सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, प्रशासक के द्वारा समय पर निरीक्षण नहीं किया जाता। इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में बाध्यता आ जाती है और कई प्रकार की व्यवस्था हमारी कमजोर चलती रहती है। इसलिए समय पर हमें नियमों के अनुसार शिक्षा मिले, निरीक्षण उनको मिले, किस प्रकार से हमें आदेशों की हम पालना कर सकें और किस प्रकार हमारी कमियों में हमें सुझाव मिल सके, ये निरीक्षण के द्वारा ही संभव हो सकता है। अध्यापक अपनी कठिनाइयों को बताने के लिए निरीक्षणकर्ता को वो अपनी कठिनाइयों को बता सकता है, उनका वो समाधान कर सकता है, भौतिक संसाधनों को पूरा कर सकता है, मानवीय संसाधनों को पूरा कर सकता है, कई प्रकार विद्यालय संबंधी जो कठिनाई उनको दूर कर सकता है, विद्यालय संबंधी व्यवस्थाओं को वो दूर कर सकता है। जब तक वो निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक ये कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए समय पर निरीक्षण होना चाहिए, विद्यालय का समय पर निरीक्षण होना चाहिए, मानवीय निरीक्षण होना चाहिए और कई प्रकार के व्यक्तिगत केस स्टडी करके भी हम निरीक्षण होना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत समस्या अध्यापक की जो हो वो भी दूर हो सके। ऐसी कई प्रकार के निरीक्षण संबंधी कठिनाइयों को भी हमें समय पर अधिकारियों के द्वारा पूरी कर देनी चाहिए, ताकि अध्यापक अपनी कमियों को बता सके और चुनौतियों को समाधान कर सके। ये भी इनके द्वारा बताई गई। वित्तीय संबंधी कठिनाई, जो वित्तीय संबंधी जो कठिनाई होती है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, धन के बिना कुछ भी कार्य नहीं हो सकता, इसलिए धन की आवश्यकता सबसे ज्यादा रहती है। किसी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें विद्यालय का विकास के लिए, महाविद्यालय का विकास के लिए, भवन निर्माण के लिए, संसाधन खरीदने के लिए या नए नवाचारों से युक्त शिक्षा देने के लिए या मानवीय संसाधन रखने के लिए कई प्रकार से हमें वित्तीय जो धन है उसकी आवश्यकता होती है। तो सरकार को चाहिए कि समय समय पर वो वित्तीय सहायता प्रदान करें और वित्तीय सहायता जब तक स्कूलों महाविद्यालयों को नहीं मिलेगी तब तक हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, महाविद्यालय का विकास नहीं हो पाएगा। जो भी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो उनको कठिनाई आ रही है, जब तक वित्त उनको नहीं मिलेगा, पैसा उनको नहीं मिलेगा, तब तक हम कई प्रकार के संसाधन उनके लिए नहीं खरीद पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छी सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। अच्छी सुविधाएं देने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है और धन की पूर्ति तभी हो सकती है कि सरकार के द्वारा, भामाशाह के द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संस्था के द्वारा कोई हमें वित्तीय सहायता मिले, तभी हम इसका विकास कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की कठिनाई भी अध्यापक के सामने हो जाती है, क्योंकि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से भी कम नहीं है। इसलिए हमें वित्तीय संबंधी कठिनाइयों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। वित्त अगर हमारे पास है तो हम कई प्रकार से विकास विद्यालय का कर सकते हैं, संसाधन खरीद सकते हैं। ये भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी अध्यापक को करना पड़ता है। नियुक्ति संबंधी कठिनाइयाँ, नियुक्ति संबंधी कठिनाइयाँ भी अध्यापक को करनी पड़ती है कि नियुक्ति जो संबंधी कठिनाइयों का सामना भी अध्यापक को करना पड़ता है। सरकार के द्वारा समय पर अध्यापक को नियुक्ति नहीं की जाती, समय पर पदों को नहीं भरा जाता, समय पर विज्ञप्ति नहीं निकाली जाती, समय पर जो अध्यापक की आवश्यकता उन पदों को नहीं भरा जाता। तो ये नियुक्ति संबंधी कठिनाई भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आज विज्ञान की जो विषय की अध्यापक की आवश्यकता, लेकिन सरकार के द्वारा विज्ञान विषय की जो विज्ञप्ति नहीं निकाली जाती, इतिहास विषय की निकाल दी जाती है, नागरिक शास्त्र की निकाल दी जाती है, हिंदी की निकाल दी जाती है, तो कई प्रकार से हम बाधित अध्यापक हो जाता है। इन स्कूलों में इन कई प्रकार की नियुक्ति संबंधी कठिनाइयों का सामना भी अध्यापक को करना पड़ता है, क्योंकि अध्यापन कार्य को संपन्न करने के लिए, संचालन करने के लिए हमें सभी विषयों के अध्यापकों की आवश्यकता होती है, तभी हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो सकता है। विषय विशेषज्ञों के द्वारा हम पढ़ाई हुई बात को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हमें विषय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और समय पर उनकी नियुक्ति कर देनी चाहिए। जितने पद है उनकी विज्ञप्ति उनको निकालनी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं पद की कमी बहुत ज्यादा चल रही है, अध्यापक की नियुक्ति बहुत कम हो रही है। इसलिए 5 पद खाली है लेकिन एक अध्यापक की नियुक्ति होती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से हमें स्कूल की व्यवस्था बाधित हो जाती है, महाविद्यालय की व्यवस्था बाधित हो जाती है और हमें नियुक्ति संबंधी जो कठिनाई है वो अध्यापक को झेलनी पड़ती है। इन सारी विषय संबंधी कठिनाई हमारे सामने आज आए दिन देखने को मिलती है। संसाधन संबंधी जो कठिनाई है वो भी हमारे सामने आप आए दिन देख रहे हैं
कि महाविद्यालयों में या विद्यालयों में या कई प्रकार के संसाधनों की कमी के कारण हम पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते। अध्यापक अपना सही प्रकार से अध्यापन कार्य नहीं करवा पाता। अध्यापकों को संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि वित्त की कमी के कारण भी हम संसाधन नहीं खरीद पाते। इसलिए हमें संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए विद्यालय को अध्यापकों को अच्छा शिक्षण कार्य कराने के लिए संसाधनों को खरीदना अति आवश्यक हो जाता है। संसाधनों के बिना अध्यापन कार्य अधूरा माना जाएगा। आज के वैज्ञानिक युग में संसाधनों के प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही हम शिक्षा ग्रहण करवाएं तो बच्चे ठीक प्रकार से सीख पाएंगे। आज ऑनलाइन क्लास में जो कार्यक्रम चल रहा है, ये भी संसाधन के द्वारा ही चल रहा है। मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा या जो भी हमारे लैपटॉप के द्वारा, जो भी हमारे संसाधन है प्रौद्योगिकी तकनीकी के, उनके द्वारा हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। जब तक हमारे पास ये सुविधा नहीं होगी, हम बच्चों को शिक्षा जो अध्यापन का कार्य पूर्ण नहीं करा पाएंगे। इसलिए संसाधनों की उपलब्धता होना जरूरी हो जाता है। तो सरकार को चाहिए, प्रबंधन को चाहिए कि वो संसाधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करें। ऐसी चुनौतियां भी अध्यापक के सामने खड़ी हो जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधी जो कठिनाई है, अध्यापक के सामने आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन कई प्रकार की हमारी समस्या छात्रों की, विभिन्न प्रकार के अध्यापकों की, विद्यालय की कई प्रकार की छोटी मोटी समस्या विद्यालय में आती रहती है, महाविद्यालय में आती रहती है। इन समस्याओं में हमें खोज करना चाहिए, उनके तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए। तथ्यों को इकट्ठा करने के बाद उसका संश्लेषण और विश्लेषण करना चाहिए, और विश्लेषण करने के बाद उनका हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए, फिर उसका समाधान करना चाहिए। ये क्रियात्मक अनुसंधान का जो कार्यक्रम है, छोटे स्तर पर विद्यालय में किया जाता है, महाविद्यालय में किया जाता है, तुरंत ही उसका समाधान किया जाता है। ऐसी समस्या हमारे सामने आ जाती है, उन समस्याओं को हम उसी दिन उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के संबंधित आते हैं कि समस्या पर हम विचार विमर्श करें, तथ्यों को इकट्ठा करें, आंकड़ों को इकट्ठा करें और फिर उनका समाधान करने की कोशिश करें। तो अध्यापकों में ये सारी जो ज्ञान है, ये तभी होगा क्योंकि ये जो चुनौतियां बहुत बड़ी चुनौती है। आज अध्यापक विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए तो जा रहा है, लेकिन हमें कई प्रकार के विद्यालय संबंधी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। ऐसी समस्या कौन सी है कि वो तथ्यों को, विद्यालय के तथ्यों को इकट्ठा करें। ऐसे कई प्रकार के अध्यापक नियुक्त है, लेकिन वो विषय नहीं पढ़ा पा रहे, तो ऐसी कई प्रकार की समस्या तो प्रशासक को चाहिए, प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वो क्रियात्मक अनुसंधान के अनुसार उन समस्याओं को वो दूर करें, ऐसे खोज करके, ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करके उनका समाधान करें। ये कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की चुनौतियां भी अध्यापक के सामने खड़ी हो जाती है, इनको हमें समाधान करना अति आवश्यक हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन संबंधी समस्या या चुनौतियां भी है। विद्यालय प्रबंधन संबंधी समस्या भी हमारे सामने है। किस प्रकार से हमें विद्यालय का प्रबंधन करना चाहिए, किस प्रकार से विद्यालय की व्यवस्था देनी चाहिए, किस प्रकार से हमें कई प्रकार की ऐसी चुनौतियां अध्यापक के सामने खड़ी हो जाती है कि छात्रों को बैठने की व्यवस्था तक नहीं होती, छात्रों को बैठने के कमरे तक नहीं होते, छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त पीने का पानी नहीं होता, छात्रों को अन्य कोई छायादार वृक्ष वहां पर नहीं होते। तो ये कई प्रकार के विद्यालय संबंधी कई प्रकार की कठिनाई होती है। किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करें विद्यालय का, किस प्रकार से व्यवस्थित करें, अनुशासन बनाए, छात्रों को कहाँ बैठाएं, कैसे व्यवस्थित करें, कौन सी कक्षा में कौन से अध्यापक में भेजना चाहिए, ऐसे सब प्रबंधन का कार्य प्रधानाध्यापक के द्वारा या योग्य जो टीचर होगा उसके द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। ये कई प्रकार की ऐसी कठिनाई होती है क्योंकि कई विद्यालय ऐसे होते हैं या दो अध्यापक होते हैं, एक अध्यापक अवकाश पर चला जाता है, अकेला अध्यापक रह जाता है, तो कई प्रकार के प्रबंधन की समस्या भी उनके सामने खड़ी हो जाती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन विद्यालय की विभिन्न प्रकार की जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए हमें प्रबंधन का कार्य बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, व्यवस्था का कार्य बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हम सभी छात्रों को, अगर एक अध्यापक है, सभी क्लासों को समन्वय करते हुए एक स्थान पर बैठा देते और अलग अलग कार्य उनको दे दिया जाता। ये सब अध्यापक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है।
कि वो कैसे व्यवस्था, कैसा प्रबंधन स्कूल का करें और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ऐसी चुनौतियों के अनुसार अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। ये सब उनके प्रबंधन में आता है। तो प्रबंधन की कला उनको आनी चाहिए, प्रबंधन का जो कार्य है उनको सीखना चाहिए, क्योंकि हमें इसकी विषय वस्तु भी हमारे ट्रेनिंग में बताई जाती है। विद्यालय प्रबंधन का एक जो हमारी विषय वस्तु है या एक जो किताब है वो चलती है, उनके द्वारा भी हम इनको बता सकते हैं। तो ऐसे विद्यालय में कौन कौन सी ऐसा प्रबंधन का कार्य है, समय पर हमें सरकारी आदेशों की भी पालना करनी पड़ती है, डाक भी भेजनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार के आजकल तो साला दर्पण पर या पोर्टल के द्वारा कई प्रकार की सूचनाएं डालनी पड़ती है, उन सारे कार्यक्रमों को भी संपन्न किया जाता है। ऐसी सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए हमें कई प्रकार की संबंधी कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। ऐसी समस्या भी हमारे सामने आती है। वेतन संबंधी भी हमारी कई प्रकार की समस्या है। अध्यापकों को समय पर वेतन मिले, अध्यापक जो कार्य कर रहे हैं अध्यापन का वो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जब अध्यापन का कार्य जब अध्यापक करता है और उचित वेतन उनको नहीं मिल पाता तो कई प्रकार से वो उनकी भावना ऐसे कुंठाग्रस्त हो जाती है और सही प्रकार से वो अध्यापन का कार्य नहीं कर पाता। इसलिए वेतन संबंधी कठिनाई भी उनकी दूर होनी चाहिए। शिक्षा विभाग को चाहिए कि समय पर उसको पदोन्नति करें, समय पर उनकी प्रोग्रेस करें और उनके इंक्रीमेंट लगाएं, समय पर उनको वेतन मिले, ये नहीं ताकि वो समय पर अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसे वेतन संबंधी विसंगतियों को सरकार के द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रबंधन के द्वारा, निजी तौर पर कई प्रकार के अधिकारियों के द्वारा उनको दूर करनी चाहिए, ताकि अध्यापक का जो अध्यापन का कार्य है वो ठीक प्रकार से इसलिए चल सकता है, जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक ठीक प्रकार से वो अध्यापन कार्य नहीं करवा पाएगा। इसलिए मन प्रसन्न होना जरूरी होता है। मन कब प्रसन्न होगा? जब उसकी आय ठीक प्रकार से होगी। अच्छी आय के कारण या अच्छे जो उनका कार्य है वो उनके कार्य को देखते उनका जो उचित मेहनताना जब तक नहीं मिला पाएगा तब तक वो ठीक प्रकार से कार्य करने में असमर्थ रहेगा। इसलिए उनको मेहनताना उचित प्रकार से मिले, वेतन उचित प्रकार से मिले। मूल्यांकन संबंधी कार्य, मूल्यांकन संबंधी कार्य भी उनको ठीक प्रकार से अध्यापक का जो है वो होना चाहिए कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए, किस आधार पर मूल्यांकन किया जाए, प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, छात्रों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। ऐसी कई प्रकार की कठिनाई भी अध्यापक के सामने आ जाती है। तो मूल्यांकन संबंधी जब प्रशिक्षणार्थियों का हम कार्य करते हैं तो मूल्यांकन स्तर कई प्रकार के सेशनल के माध्यम से, कई प्रकार के परीक्षा के माध्यम से, कई प्रकार के से हम साक्षात्कार के माध्यम से उनका कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे जो चुनौतियां अध्यापक के सामने रहती है। आज मैंने कई प्रकार के अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां बताने का प्रयास किया है और एक एक बिंदु को आपको धैर्य से अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। मैं रोजाना आपको वीडियो लेकर के आया हूँ, आप उनको देखते होंगे, सुनते होंगे और आपको पसंद आती होगी, क्योंकि मैं विषय जो सिलेबस के अनुसार एक एक चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ ताकि अपना सिलेबस समय पर पूर्ण हो सके, आप उसका ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सके और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इस आशा के साथ मैंने आपको अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियाँ उनके बारे में बताया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।